हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्यन झा। आपका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि आपके क्लास 9 के साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 है। ये मेनली आपके केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 1 है। आपका क्लास 9 का साइंस बुक 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला है आपका केमिस्ट्री, देन है बायो, देन है फिजिक्स। तो ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। आखिर मैटर क्या है, मैटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैटर का क्या क्या स्टेट्स है, एंड मैनी मोर थिंग। तो ये आपकी इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 आएगा एंड इसका पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 3 में हम जानेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ एक फन फैक्ट, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फन फैक्ट क्या है? एटम वर डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1808। जॉन डाल्टन नाम का एक केमिस्ट था जिसने कि 1808 में एटम का डिस्कवरी किया था। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 9 का जो साइंस का केमिस्ट्री है वो पूरा का पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस्ड है। आपका सेक्शन क्वेश्चन एटम्स के ऊपर ही आएगा। आपका एनसीईआरटी एटम्स के ऊपर ही है क्लास 9 का, देखिए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एटम का डिस्कवरी कब और किसने किया। तो एटम का डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने 1808 में किया। अब देखते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर कौन सा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला, वॉट आर मैटर्स। मैटर होते क्या है, जो आप पढ़ने वाले हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, आखिर मैटर क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, आखिर जो मैटर है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या क्या कलर है, उसका क्या क्या शेप्स है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो सब जानेंगे सेकेंड में। थर्ड में जान देंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर। आखिर जो स्टेट्स यानी फॉर्म, उसका क्या क्या टाइप्स है। तो जो मैटर है उसका क्या क्या टाइप्स है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। एंड फोर्थ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। जो मेनली आपका जो मैटर है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 3 पार्ट के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये मेनली आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का। इसका पार्ट 2 आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ का होगा, ठीक है। चलिए तो जानेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, इन आवर सराउंडिंग देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी मे सी एंड फील ऑल अराउंड अस. All these things differ in their shapes, sizes, and texture. Let's take the example of a table. We can feel the weight of a table if we pick it up. Hence, it may be concluded that the table has some mass. Also, it occupies some space, and the space occupied by the table is known as its volume. जैसे कि इसमें कहा गया है कि अपने आप आसपास देखिए। आसपास आपको क्या क्या दिखेगा? आपका टेबल है, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में लैपटॉप है, आपके आसपास बेड है, विंडोज़ है, वॉल है, डोर है, ये सब चीज़ है। तो इस सब का कुछ ना कुछ एक वेट होता है, वो कुछ ना कुछ एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ आपके सामने टेबल ही है, आपने टेबल को जब उठाएंगे या जब आप अपने हाथ से पिक करेंगे तो उस टेबल का कोई एक वेट रहेगा। एंड साथ ही साथ वो टेबल को एक एरिया को, एक वॉल्यूम को भी, कोई एक स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस के करने का मतलब क्या है? उसका कोई भी एक वॉल्यूम रहेगा, उसका एक वॉल्यूम है, यानी कि वो कोई एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वो जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, वो उसका मेनली ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, साथ में उसका कोई मास है। और यही दो मेन फैक्टर है जो कि एक ऑब्जेक्ट को मैटर बनाता है। देखिए, मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास। तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कोई जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, साथ साथ उसका कोई एक मास होता है, वो मैटर होता है। ये दो फैक्टर्स एक किसी भी ऑब्जेक्ट को मैटर कंसीडर कराते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल, टेबल, चेयर, वाटर, फूड, एयर, ट्रीज, ईटीसी। टेबल है आपका, चेयर है आपका, पानी है आपका, कुछ भी खाना है, ट्रीज है, एयर, यानी कि एयर भी मैटर है, ठीक है। एयर भी मैटर है। मेनली आपके आसपास जो चीज़ है, कुछ भी ऐसा चीज़ जिसका कोई एक वेट होता है, कोई एक मास होता है, साथ साथ वो कोई एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो आपका मैटर है। चलिए नेक्स्ट, जो मैटर है उसका मेनली 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। आपकी क्लास 9 के लिए वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। जो भी आपका मेनली जब का जो मैटर है उसका 2 पार्ट्स है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? उसका क्या क्या मेनली, उसका क्या क्या स्टेट्स है, उसका क्या क्या क्वालिटीज़ है, उसका मेनली क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। एंड उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसका कंपोजिशन, उसका कुछ भी प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेट, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड है, जैसे कि ये आपका सॉलिड है, ठीक है। एंड ये आपका मेनली ये आपका पानी है।
तो ये जो इस फॉर्म में जा रहा है उसका जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आपका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए देख लीजिए, ये मेनली फिजिकल नेचर होता है मैटर्स का। मेनली क्या होता है फिजिकल नेचर, जो मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उसका फिजिकल नेचर है। जैसे कि मैटर आर मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स, जो मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल साइज, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इन साइज़। मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो मैटर होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 5 मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं मैटर के, जो कि मेनली मैटर के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेनली उसका क्या क्या, जैसे कि यहाँ देख पाएंगे, यहाँ उसका पार्टिकल्स के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ उसका साइज़ बताया जा रहा है, यहाँ पे उनका स्पेस बताया जा रहा है, यहाँ पे उसका मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है, एंड यहाँ पे उसका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब मेनली मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। मैटर आर मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर जो होते हैं, मैटर के जो होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए रहते हैं, ठीक है। फॉर अ long time there was two views about matter. In the other words, whether it is continuous like sheet of glass or particulate in nature like sand. जो मेनली जो मैटर है वो उस टाइम में बहुत पहले टाइम से एक बहुत बड़ा डाउट था कि आखिर मैटर क्या है। मैटर कॉन्टिन्यूस है ग्लास ऑफ शीट की तरह, यानी कि कांच की तरह वो कॉन्टिन्यूसली जॉइंट है, या फिर वो पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट यानी मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, या फिर इन पार्टिकल्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको बोलते हैं पार्टिकुलेट। वो पार्टिकुलेट है नेचर में, या फिर वो पूरा कॉन्टिन्यूस मेनली एक पूरा बिना किसी स्टॉप के पूरा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। टू डिकोड द नेचर ऑफ मैटर, होल्ड अ शीट ऑफ ग्लास इन योर हैंड्स, इट अपीयर्स कॉन्टिन्यूस, नाउ थ्रो इट ऑन द फ्लोर, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में एक ग्लास लेना है, शीट ऑफ ग्लास लेना है, ग्लास यानी कि कांच लेना है, ठीक है। आपको कांच लेना है एंड आपको उसको केयरफुली फ्लोर पे थ्रो कर देना है। आपको उसको केयरफुली फ्लोर पे थ्रो कर देना है। अब आप क्या देखेंगे कि वो जो ग्लास है वो पीसेस में टूट चुका है। पहले वो ग्लास कॉन्टिन्यूअस था पर वो टूट चुका है। क्यों? क्योंकि वो जो ग्लास है वो बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है। वो जो पीसेस है, ये जो पीसेस है यही उसके पार्टिकल्स है। दिस प्रूव्स दैट मैटर इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस बट इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर, इन द अदर वर्ड्स मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये कहता है कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो पार्टिकुलेट है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो मेनली जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज़ में। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो लोग वो परफॉर्म करते हैं। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water taken in a beaker. The color of the solution will be purple. आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 क्रिस्टल लेना है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। ज़्यादा मत लीजिएगा, 2 या 3 क्रिस्टल लीजिएगा सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट का, एंड आपको इसको डिजोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में। वाटर कौन चाहिए, वाटर होना चाहिए एकदम क्लियर वाटर लेना चाहिए, नॉर्मल वाटर लीजिए। उसके अंदर आपको 2 या 3 क्रिस्टल डालना है पोटेशियम परमैंगनेट का। अब जो आपका कलर होगा सॉल्यूशन का वो होगा आपका पर्पल, ठीक है। आपका सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो जाएगा। आपको 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन ट्रांसफर 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इनटू अनदर बीकर कंटेनिंग 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। आपको क्या करना है, आपको ये सॉल्यूशन है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है, आपको इसे 10 ml आपको पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेना है। आपको उसको डाल देना है 90 ml ऑफ क्लियर वाटर के अंदर। एक और बीकर लेना है, उसमें आपको लेना है 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, एंड आपको 10 ml डाल लेना है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का, जो कि आपने यहाँ बनाया था। अब आप क्या देखेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द पर्पल कलर डिक्रीजेस, कीप डिल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। अब आप क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपका जो पर्पल कलर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पर कलर थोड़ा डिम हुआ, मिली उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हुआ, उसका ब्राइटनेस कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, एंड लास्ट में जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इसका जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। मेनली आपको डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे कि आखिर वो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है या फिर वो क्लियर वाटर है।
क्यों? क्योंकि आपका हर टाइम आपका इंटेंसिटी कम होते जा रहा है। तो आपको इस सॉल्यूशन को आपको ये मतलब ये 5 से 8 बार करना है। तो आप जब उसको 5 से 8 बार करेंगे तो आपको उतना कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, आपका फिर भी कलर रहेगा। पर आप इसको जब कॉन्टिन्यूसली बार बार करते रहेंगे ना, तब एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको इसका कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपका पूरा कलर डिल्यूट हो जाएगा। तो आप इस ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं? तो ये ऑब्जर्वेशन आपको ये कह रहा है कि आपका जो आप जब इस पानी के अंदर, जब आपका इस क्लियर वाटर के अंदर जब उसको पोटेशियम परमैंगनेट डाले हैं, जब उसको डाले उसका जो जब उसका आप उसका सॉल्यूशन बनाए हैं, उस टाइम जब आप उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका 10 ml प्लस 90 ml, ठीक है, तो उसका कलर लाइट हो रहा है पर वो डिसअपियर नहीं हो रहा। आप उसको 5 to 8 टाइम्स किए फिर भी जाके उसका कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है, वो लाइट हो रहा है पर उसका कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है। तो उसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका बहुत ज़्यादा मेनली उसका जो पार्टिकल्स है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है इन वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसके कारण जब उसको इस सॉल्यूशन को बार बार डिवाइड कर रहे हैं तब भी जाके उसके अंदर कलर है। देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके अंदर स्पेस है। आपने जब ये पढ़ा तो इसके अंदर भी आपको स्पेस दिखा गया। कैसे? जब आपका इसके अंदर पार्टिकल्स, जब आपको जो मिली जो पार्टिकल्स है, जब तक वो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में नहीं आएगा तब तक उसका कलर यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। देख लीजिए। For example, when we make lemonade, tea or coffee, particles of one type of matter gets into the space between particles of other, which shows that there is enough space between particles of matter. मान लीजिए कि ये आपका एक कप है, ओके, ये आपका एक कप है एंड आपने इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर आपका वाटर है, ओके, वाटर आपका ये मिली वाटर के एटम्स है, ये मिली वाटर के एटम है, ओके। आपने इस एटम के अंदर अपना कॉफ़ी डाल दिया, ठीक है, आपने इसके अंदर अपना कॉफ़ी डाल दिया, पूरा कॉफ़ी डाल दिया। जब तक मान लीजिए कि जस्ट इमेजिन ये आपका 2 मिली पार्टिकल्स एटम्स है, आपका मॉलिक्यूल पार्टिकल्स है वाटर का एंड ये पार्टिकल्स है कॉफ़ी का। आपने इसको यहाँ डाल दिया, ये कब डाला गया? जब आपने उसके अंदर जब कॉफ़ी पोर किया, मान लीजिए कि आपका मिल्क है या आपका मिल्क के अंदर आपने जब उसके अंदर कॉफ़ी या टी पोर किया तो उसके अंदर आपका ये जगह जो आपका जो 2 स्पेस है मिल्क के, उसके अंदर आपका ये स्पेस में आपका आपका टी या कॉफ़ी का जो पार्टिकल्स है वो उसके अंदर आके बैठ गया। अब जब बैठा तो आपका जब तक उसके अंदर स्पेस नहीं है तब तक उसके अंदर वो पार्टिकल्स आके बैठ नहीं सकता है। यानी कि उसके बीच में पक्का कोई ना कोई स्पेस तो कुछ ना कुछ स्पेस तो पक्का ही होगा, इसी कारण वो कॉफ़ी उसका पार्टिकल्स आके बैठा है, तब जाके उसका कलर आया है, उसका एक टेस्ट आया है, ठीक है। तो इसी कारण से आपका ये कंक्लूजन देता है कि आपका जो पार्टिकल्स, जो आपका पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस पक्का ही होता है। फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो स्टेबल नहीं रहते, वो स्टेशनरी नहीं रहते, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। तो इसके लिए आपका एक मेनली एक्टिविटी जो कि आप घर परफॉर्म कर सकते हैं, आपको क्या करना है, ओके, प्लेस एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, यू विल हैव टू गो क्लोज टू द इंसेंस स्टिक टू गेट इट स्मेल। मान लीजिए आपका रूम है एंड आपने इस जगह पे एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती को जलाया है। जब आप इसके पास आएंगे तब जाके आपको उसका स्मेल आएगा। अगर आप यहाँ दूर आ जाएंगे आपको उसका स्मेल नहीं आएगा। अब आप जाइए एंड इस अगरबत्ती को आप बर्न कर लीजिए, ठीक है, एंड आपको क्या करना है, आपको इसके कुछ दूरी पे आप यहाँ पे आकर आपको बैठ जाना है। अब कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ का जो स्मेल है वो यहाँ तक आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है जो आपका जो आपका पार्टिकल्स है ना, इंसेंस स्टिक आपका अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, तब जाके आपके नाक तक वो पार्टिकल्स आया है एंड आपको तब जाके उसका स्मेल आ रहा है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है कि जब आप कुछ दूरी पे बैठे हुए हैं आपको तब भी स्मेल आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बर्न है। अब देखिए इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न यही है कि जब आप उस अगरबत्ती को बर्न करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई होगा। जब उसका टेम्परेचर हाई होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल। जो मोशन होते हैं पार्टिकल्स, मिली जो पार्टिकल्स के जो मोशन होते हैं उसके साथ जो एनर्जी जो एसोसिएट होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा जिसके कारण जो आपका जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक आपके पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ मिक्स हो जाएगा रैपिडली, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जो एयर का जब फ्लो होगा तो उसके साथ पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक भी मूव करेगा एंड आपके नोज तक आएगा। अगर वो इंसेंस स्टिक अनलाइट रहता है तो आपके
नाक तक वो स्मेल आता ही नहीं, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता ही नहीं। जब उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होता तब उसका मेरी जो मूवमेंट है मूवमेंट टेक प्लेस नहीं करता। इसका कंक्लूजन क्या निकला? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इन द अदर वर्ड्स दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। As the temperature rises, the kinetic energy of the particles also increases. In the above experiment, we observed that the particles of matter intermix on their own to achieve uniform composition, and this is known as diffusion. अब देखिए यहाँ पे आपको एक न्यू टर्म मिला, डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले ही इसका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला कि जब आपका टेम्परेचर उठा, जब आपका टेम्परेचर अप हुआ, जब आपका टेम्परेचर राइज हुआ, तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हुआ। आपका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स वो भी इंक्रीज़ हुआ, जिसके कारण आपके नाक तक वो स्मेल आया है। ओके, इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन टू अचीव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एंड दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है कि मान लीजिए कि जैसे कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो आपका जो पार्टिकल्स है वो इंटरमिक्स किया, क्या किया? वो इंटरमिक्स किया किसके साथ? पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ वो इंटरमिक्स किया। मान लीजिए कि ये पार्टिकल्स ऑफ एयर है एंड ये आपका पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक है, तो वो एक अपने आप को इंटरमिक्स किया, वो अपने इंटरचेंज किया अपने फॉर्म को, एंड वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि जब दो एटम्स मिलते हैं तो एक कंपोजिशन फॉर्म करते हैं, तो वो लोग यूनिफॉर्म कंपोजिशन फॉर्म किए अपने आप में, जो कि हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? लीजिए, particles of matter attract each other. In the other words, they have a force of attraction acting between them, which keeps the particles of matter together. However, the strength of this force varies from one kind of matter to another. To understand this, take an iron nail, a piece of chalk, try scratching them with the help of your fingernails. अब क्या करना है कि अब देखिए यहाँ कह रहा है कि हर जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसका वो मेनली जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन द अदर वर्ड्स दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पास एक फोर्स होता है अट्रैक्शन का, जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक आयरन नील लेना है, आयरन नील आपके घर में होगा, आपको क्या लेना है, एंड आपको एक चौक लेना है, पीस ऑफ चौक लेना है, एंड आपको उसको अपने फिंगर नील, अपने नील से आपको इसको स्क्रैच करना है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि आपका नील है एंड ये आपका मान लीजिए आपका चौक है एंड ये आपका नील है, तो चौक है वो आपको जल्दी जल्दी आपका स्क्रैच हो जाएगा, बट नील आपका स्क्रैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नील है उसका जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, एंड चौक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा हाई नहीं है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकला? इट इज़ ईजियर टू स्केच अ पीस ऑफ चौक थ्रू फिंगर नील्स बट नथिंग हैपन्स टू एन आयरन नील। इसका मतलब ये कहता है कि जो चौक के साथ जब उसको स्क्रैच करेंगे तो आपका उसको स्क्रैच करना ईजियर रहेगा एज़ कम्पेयर टू आयरन नील। आपका आयरन नील में उसको स्क्रैच करना बहुत टफ रहेगा। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आयरन नील इज मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द पीस ऑफ चॉक। अब आपका जो आयरन नील का जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीस ऑफ चॉक। जो पीस ऑफ चॉक है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है, एंड जो आपका जो आयरन नील उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। Hence, the magnitude or the strength of the force of attraction between particles of matter varies from one kind of matter to another. मिली ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि हर एक पार्टिकल मतलब हर एक मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होता है, वो वेरी करता है फ्रॉम मैटर टू अनदर। ओके, एक मैटर से दूसरे मैटर के उसके अंदर वो डिफ्रेंशिएट करता है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने बच्चों ने भी पढ़ा होगा। देखिए इसका मेनली जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, मेनली मैटर के जो 3 फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड में देखेंगे, सॉलिड में आपका जो मॉलिक्यूल, आपका जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, वो एक बहुत हाईली कंबाइंड है। लिक्विड में वो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स की दूरी पे है। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स वो कुछ कुछ दूरी पे है, एंड गैस में बहुत ज़्यादा दूरी, देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, मेनली बहुत ज़्यादा दूर है। देखिए अब सॉलिड में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर, टाइटली पैक्ड टुगेदर। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि क्या जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का क्या जो पार्टिकल्स वो मूव नहीं करते हैं? तो वो मूव नहीं करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। अगर इसका भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो ये अपनी ही जगह पे इनका जो मेरी जो पोजीशन है वो वहीं पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो यही कारण होता है कि जो सॉलिड वो मूव नहीं करते, वो वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड
पार्टिकल्स आर लिटिल लूज, जो पार्टिकल्स होते हैं इसके वो कुछ हल्के हल्के लूज रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइटली कंबाइंड होते हैं फिर बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, वो मॉडरेट रहते हैं। एंड थर्ड गैशियस, इसका पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लूज रहते हैं, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी बहुत कम रहता है, उनका वो काफ़ी दूर रहते हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा लूज रहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले सॉलिड के बारे में। सॉलिड का मेनली आपका ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड का। पहला, शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है? तो सॉलिड का शेप ऑलवेज फिक्स्ड रहता है। मान लीजिए अगर आपका कोई बॉक्स है जिसका शेप कुछ ऐसा है, तो इसका शेप कुछ ऐसा ही रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। सेकंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। मान लीजिए कि आपका अगर इसका वॉल्यूम 100 मीटर क्यू है, तो इसका वॉल्यूम 100 मीटर क्यू ही रहेगा, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, साथ साथ फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। थर्ड, नेचर। आखिर उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर हार्ड एंड रिग्ड है। रिग्ड मतलब बहुत टाइट है, बहुत टफ है, ठीक है। एंड हार्ड मतलब वही बहुत टाइट है, बहुत टफ है, मेनली बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसका जो आउटर कवरिंग, उसका जो पूरा जो कवरिंग है, उसका नेचर है वो बहुत हार्ड होता है। लास्ट है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उसका कंप्रेस करने का पावर। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए बॉक्स है, तो उसका जो कंप्रेस करने का पावर है, उसको दबाने का, वो बहुत कम रहता है इन सॉलिड। आप सॉलिड में बहुत कम ऑब्जेक्ट को एकदम प्रेस कर पाएंगे। एंड इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है सॉलिड का। अब सेकेंड आता है आपका लिक्विड। तो जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका इस कंटेनर के अंदर वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट कंटेनर जो कि कुछ ऐसा रहेगा, तो उसका पानी यहाँ तक भरा जाएगा, यानी कि इसका जो सेम वाटर है, अगर यहाँ पे भी 100 ml वाटर है, यहाँ पे भी आपका 100 ml वाटर है, एंड यहाँ पे भी आपका 100 ml वाटर है, सेम वाटर है, अगर आप उसको इस बीकर में डालेंगे तो उसका शेप कुछ ऐसा रहेगा, अगर आप उसको इस बीकर में डालेंगे तो आपका उसका शेप कुछ ऐसा रहेगा, यानी कि जो लिक्विड का जो शेप रहता है वो चेंज नहीं करता है। सेकेंड आपका वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं रहता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे इसका वॉल्यूम सेम है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इसका वॉल्यूम कुछ भी है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी वही सेम ही वॉल्यूम रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं रहेगा। इसका नेचर कैसा है? तो इसका नेचर फ्लूइड है। फ्लूइड यानी ये वाटरी है, लिक्विड फॉर्म में है। फोर्थ, कंप्रेसिबिलिटी। इसका कंप्रेसिबिलिटी मॉडरेट रहता है, इसको ईजी मतलब नॉट ईजिली, इससे हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट रहता है। इसका जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स लगभग पास में रहता है, ज़्यादा दूरी पे नहीं रहता है। मान लीजिए इस मॉलिक्यूल्स है तो वो पास में रहता है। और हम लोग लास्ट में जो कि अपना गैशियस, जो गैस का जो शेप है वो नॉट फिक्स्ड रहता है। मान लीजिए अगर आपका इसके अंदर गैस का, मान लीजिए बलून है, बलून का गैस का फॉर्म कुछ ऐसा है, शेप कुछ ऐसा है, तो अगर आप उसको इस बॉक्स में डालेंगे तो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि उसका शेप फिक्स नहीं रहता है। उसका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि अगर उसका शेप चेंज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम एज इट इज़ चेंज होगा ही। जैसे कि आपको यहाँ देखिए, लिक्विड में उसका चेंज नहीं हो रहा, लिक्विड में उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, पर यहाँ इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है। नेचर। इसका नेचर कैसा है? उसका नेचर गैशियस है, गैस जैसा है। कंप्रेसिबिलिटी। इसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, हम लोग उसको बहुत ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा कम है। तो मेनली आपका ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं आपके सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैसेस का। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।